ठीक है, तो हाय दोस्तों। जैसा कि मैंने कल आपको बोला था कि मैं ज्योमेट्री इस चैनल पे स्टार्ट करने वाला हूँ, जिसका फर्स्ट लेक्चर आज रहेगा। इसमें हम ज्योमेट्री को बेसिक से समझेंगे और एडवांस लेवल तक पूरा ख़त्म करेंगे जितनी जल्दी हो सके, ना, क्योंकि एग्ज़ाम में ज़्यादा टाइम बचा नहीं है। तो ज्योमेट्री का फर्स्ट लेसन स्टार्ट करते हैं बिना किसी बातों के। सो फर्स्ट क्वेश्चन है अपनी स्क्रीन पर, व्हाट इज़ ए ज्योमेट्री। ज्योमेट्री वास्तव में होती क्या है। तो ज्योमेट्री, यदि आप अपने आसपास डेली लाइफ में ये देखते हैं, किसी भी प्रकार का कोई फिगर, जैसे कि एक लाइन हो गया, चाहे एक पॉइंट, स्क्वायर, रेक्टेंगल, या फिर किसी भी प्रकार का, चाहे पॉलीगन हो गया, है ना, किसी भी प्रकार का फिगर को, अब स्टडी को क्या बोलते हैं, ज्योमेट्री बोलते हैं। किसी भी प्रकार का फिगर की स्टडी को क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ज्योमेट्री बोलते हैं। आराम आराम से बताऊंगा, ठीक है। नोट्स बना के रखें, नोट्स साथ साथ लिखते चलें, मैं लिखते जाऊंगा। ज्योमेट्री की डेफिनेशन क्या होती है। ज्योमेट्री ज्योमेट्री इज़ द स्टडी ऑफ, किसकी स्टडी होती है। ज्योमेट्री इज़ द स्टडी ऑफ फिगर्स, फिगर्स की, चाहे वो कैसा भी फिगर हो, रेक्टेंगल हो सकता है, स्क्वायर, एग्जाम्पल, फिगर्स इन स्पेस, इन स्पेस, जिसको मतलब जिसका वास्तविक अंश हो। लाइक रेक्टेंगल, एग्जाम्पल मैं बोल सकता हूँ, रेक्टेंगल एक फिगर है ना। उसके बाद स्क्वायर, स्क्वायर भी क्या है, एक फिगर है। उसके बाद स्क्वायर के बाद क्या, और भी जितने भी फिगर्स होते हैं एक्स्ट्रा, आप उस यहाँ पे उनका एग्जाम्पल ले सकते हो। हालांकि जनरली यही होता है ज्योमेट्री, मैंने जो आपको बताया। बाकी स्टार्ट करेंगे। सेकंड जो पॉइंट है, पॉइंट के वाइज करूँगा। फर्स्ट पॉइंट कंप्लीट हो गया है, व्हाट इज ज्योमेट्री। सो ज्योमेट्री इज द स्टडी ऑफ फिगर्स इन स्पेस, है ना, नोट्स बना के चले। सेकंड पॉइंट है, व्हाट इज ए पॉइंट। अब पॉइंट तो आपने सुना होगा, है ना। पॉइंट की कोई डेफिनेशन नहीं होती है, आपको पता है कि पॉइंट क्या होता है। जनरली दिस इज द पॉइंट जो मैंने अपनी स्क्रीन पर बनाया है, लेकिन फिर भी अपन इसको लिख के चलेंगे। ए पॉइंट इज़ द लोकेशन, है ना। पॉइंट क्या होती है, एक टाइप की लोकेशन होती है। जैसे कि आप धरती पे देखते हो तो आपको इंडिया दिखता है, तो इंडिया की जस्ट आपको एक पॉइंट दिखता है कि ऊपर से जब देखते हो, तो वो क्या है, एक पॉइंट लोकेशन है, उस पॉइंट की लोकेशन है। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, ए पॉइंट इज ए लोकेशन, पॉइंट इज ए लोकेशन इन स्पेस। स्पेस जनरली मतलब कहीं कहीं पे जहाँ पे वो उसका अंश हो, स्पेस। इट इनफाइनाइटली इनफाइनाइटली पोजीशन, ओके। तो वो कहीं पे भी पोजीशन हो सकता है। अब ना ही तो पॉइंट का कोई एरिया होता है, ना इसका कोई डायमेंशन होता है, ना ही कोई लेंथ और ना ही कोई ब्रेथ। जनरली एक दिस इज द पॉइंट। अब यहाँ तक समझ में आ गया आपको। थर्ड पॉइंट पे बढ़ते हैं आगे। थर्ड पॉइंट क्या है, लाइन। व्हाट इज ए लाइन। लाइन क्या होती है। अब हमने पॉइंट पढ़ा, ठीक है। तो जब किसी पॉइंट को, छोटे छोटे पॉइंट को मैं डॉट 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 बनाते जाऊं और उनको आपस में कनेक्ट कर दूं, दिस इज कॉल्ड ए लाइन। इसको हम क्या बोलते हैं, आ लाइन। अब लाइन की एक खासियत होती है, लाइन दोनों डायरेक्शन में मूव की जा सकती है। जिसको पॉइंट को नाम देता हूँ ए, इस पॉइंट को नाम देता हूँ पॉइंट बी। तो लाइन ए बी कैन बी मूव्ड इन बोथ द डायरेक्शन, दोनों डायरेक्शन में क्या कर सकती है, मूव कर सकती है। यही डिफरेंस होता है। आगे जो पॉइंट पढ़ेंगे रेप में आपको समझ में आएगा कि रे और इसमें डिफरेंस क्या होता है। यहाँ तक क्लियर है, फर्स्ट पॉइंट क्लियर है, व्हाट इज़ ज्योमेट्री। आपको पॉइंट भी क्लियर हो गया कि जनरली पॉइंट क्या होता है, एक किसी भी प्रकार का लोकेशन होता है इन स्पेस, और उसका कोई एरिया नहीं होता है, कोई लेंथ नहीं होता है, कोई ब्रेथ नहीं होता है। लाइन में क्या होता है कि छोटे छोटे पॉइंट्स को मैंने एक साथ कनेक्ट कर दिया और एक स्ट्रेट लाइन, मतलब लाइन बनाई। सब स्ट्रेट लाइन का कॉन्सेप्ट अलग होता है, लाइन बनाई, है ना। पॉइंट जैसे कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, ए और बी कैन बी मूव्ड इन बोथ द डायरेक्शन। अब जो नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा, वो है फोर्थ पॉइंट। फोर्थ पॉइंट क्या है अपना, फोर्थ पॉइंट है प्लेन। अब आपने लाइन में क्या देखा था,
कि जो लाइन के जो पॉइंट्स है वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में, दो डायरेक्शन में मूव कर रहे थे पॉइंट्स। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, छोटे छोटे पॉइंट्स को मैं अलग अलग डायरेक्शन में मूव करना चालू कराऊंगा, इधर भी, इधर भी, यहाँ पे, उसके बाद आगे। ठीक है, तो हर एक डायरेक्शन में जब मूव करता है तो ये कंप्लीट क्या बनाता है, एक प्लेन बनाता है, जो कि क्या कवर करता है, किसी भी प्रकार का एरिया कवर करता है। तो पॉइंट बहुत हेल्पफुल है किसी भी डायग्राम को या किसी भी फिगर को बनाने के लिए। सो व्हाट इज़ ए प्लेन? प्लेन की डेफिनेशन लिखना, ए प्लेन इज द, क्या होता है, प्लेन इज ए फ्लैट एक्सपांस का मतलब होता है किसी भी दिशा में उसको बढ़ाना। सो एक्सपांस ऑफ पॉइंट्स एक्सपांडिंग इन एनी डायरेक्शन। ठीक है, एक्सपांडिंग इन एवरी डायरेक्शन। ठीक है, हर एक डायरेक्शन में उसको घुमाया जाता है, उसे क्या बोलते हैं हम, प्लेन। एवरी डायरेक्शन। नोट्स साथ साथ बनाते रहें, ये छोटी छोटी बातें आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प करेगी। फिफ्थ पॉइंट आता है अपना कोलिनियर और नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। ठीक है, लाइन भी हो सकती है, कोलिनियर एंड नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। क्या होता है कोलिनियर एंड नॉन कोलिनियर पॉइंट्स? एक साइड लिखता हूँ मैं, इधर कोलिनियर, इधर नॉन कोलिनियर। अब लिख तो दिया, इसको समझना है क्या होता है नॉन कोलिनियर एंड कोलिनियर। तो कोलिनियर पॉइंट्स वो होते हैं जब मैं छोटे छोटे पॉइंट्स को एक साथ कनेक्ट कर दूं और आपस में जब वो मिलें और वो मिल के क्या बनाएं, स्ट्रेट लाइन। क्या बनाएं, स्ट्रेट लाइन, एकदम सीधी रेखा बनाएं, उसको हम क्या बोलते हैं, द पॉइंट्स आर कोलिनियर पॉइंट्स। स्ट्रेट लाइन बनाएं जब पॉइंट्स मिलके, तो इन छोटे छोटे पॉइंट्स को क्या बोलूँगा मैं, कोलिनियर लाइन। सेकेंड वाले नॉन कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं, कि नॉन कोलिनियर पॉइंट्स वो होते हैं कि जब मैं पॉइंट्स को आपस में मिलाऊं लेकिन स्ट्रेट लाइन की बजाय एक अजीब सा या फिर कोई सा भी अननेसेसरी फिगर वो काउंट करके दे, जैसे कि प्लेन। अब प्लेन किससे बना हुआ है, नॉन कोलिनियर पॉइंट से बना हुआ है। ओके, जैसे कि यहाँ पर ये प्लेन बना हुआ है। ओके, ये डिफरेंस होता है कोलिनियर एंड नॉन कोलिनियर पॉइंट्स में। ये पांचों पॉइंट आपको क्लियर होंगे। उसके बाद चलते हैं आगे। आगे वाला पॉइंट क्या है, कोलिनियर नॉन कोलिनियर होगा रे। व्हाट इज ए रे? 6 पॉइंट है, ये लिखते जाएं साथ साथ। उसके बाद होता है रे पॉइंट। व्हाट इज ए रे? क्या होती है रे? रे इज ए टाइप ऑफ ए लाइन। ठीक है, किसी भी प्रकार का लाइन होता है लेकिन कैन बी मूव्ड इन ओनली वन डायरेक्शन में। इसको है ना एक ही डायरेक्शन में मूव कर सकता हूँ, बस ये डिफरेंस होता है लाइन और रे में। जो लाइन है उसको मैं दो डायरेक्शन में मूव कर सकता हूँ, उसके बाद रे को सिर्फ एक डायरेक्शन में, ए टू बी। ए इसका क्या है, एंड पॉइंट। इसमें हमेशा एंड पॉइंट होता है जहाँ पे लाइन खत्म हो जाती है, रे खत्म हो जाती है। तो इसकी डेफिनेशन भी लिखवा देता हूँ मैं आपको। ए रे बिगिंस एट ए पॉइंट, एक पॉइंट से चालू होती है किसी से, एट ए पॉइंट आर पॉइंट्स। ठीक है, जिस भी पॉइंट्स होती है आर द पॉइंट्स दैट डू नॉट फॉर्म नहीं, थोड़ी मिस्टेक हो गई यहाँ पर। ए लाइन बिगिंस एट ए पॉइंट। ठीक है, एक पॉइंट से चालू होती है और एक ही डायरेक्शन में मूव कर सकती है। इसको आप जनरली लिख लिए कि ए रे कैन बी मूव्ड इन ओनली वन डायरेक्शन। ए रे कैन बी मूव्ड इन ओनली वन डायरेक्शन। ओके, एक ही डायरेक्शन में चलेगी बस वो। जैसे इसको कैसे हो गया रे को, ये एक ही डायरेक्शन में। लाइन होगी तो कैसे, ए बी एक लाइन है, इस डायरेक्शन में भी और इस डायरेक्शन में, दोनों डायरेक्शन में मूव करेगी। 6 पॉइंट भी कंप्लीट हो गया। 7 पॉइंट आता है जो कि इंपॉर्टेंट, जिस पे क्वेश्चन में आपने बहुत बार सुना होगा। इट इज़ कॉल्ड लाइन सेगमेंट। व्हाट इज अ लाइन सेगमेंट? लाइन सेगमेंट क्या होता
है। चलो अपने लाइन पढ़ी अब, ठीक है। तो किसी भी प्रकार की लाइन, जैसे पॉइंट दे रखा है एक, मैंने सिंपल पॉइंट लेता हूँ पहले ए, और एक पॉइंट दे रखा है पॉइंट बी। जब दोनों को मैं आपस में कनेक्ट करता हूँ तो क्या एक डेफिनेट डिस्टेंस इन दोनों के बीच में होगी। एग्जाम्पल ये कुछ भी ले सकता हूँ, एक्स वाई 10 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर, जो भी आप करना चाहो। तो क्या पॉइंट ए और बी के बीच में एक फिक्स डिस्टेंस होगी यहाँ सर? यदि पॉइंट मैंने ए की बात करता हूँ और बी की बात में करता हूँ तो यहाँ से आता है कि एक फिक्स डिस्टेंस है, ये कभी नहीं बढ़ेगी जब तक पॉइंट को ना हिलाया जाए। तो ये इसी डिस्टेंस को, ये जो डिस्टेंस चल रही है ए टू बी, इसी को हम क्या बोलते हैं? इट इज़ कॉल्ड अ लाइन सेगमेंट। इट इज़ कॉल्ड अ लाइन सेगमेंट। ठीक है, आसान भाषा में चल रहा हूँ ताकि सभी को समझ में आए अच्छे से। तो इसी को बोलते हैं लाइन सेगमेंट। इसकी जो डेफिनेशन होती है वो भी लिखवा देता हूँ। ए लाइन सेगमेंट, यहाँ से लिखना, अ लाइन सेगमेंट इज अ पार्ट ऑफ लाइन। ठीक है, किसका प्रकार होता है, किसका पार्ट होता है? एक लाइन का ही पार्ट होता है। लाइन सेगमेंट इज अ पार्ट ऑफ लाइन। ये लाइन कंप्लीट ए भी एक लाइन है, उसका ही एक छोटा सा या बीच में वाला पार्ट, इसी को क्या बोलते हैं? लाइन सेगमेंट। सो ए लाइन सेगमेंट इज अ पार्ट ऑफ अ लाइन विथ 2 एंड पॉइंट्स। यहाँ पे 2 एंड पॉइंट है, ए से आगे नहीं जा सकता, इधर बी से आगे नहीं जा सकता। तो दे ए लाइन विथ कितने 2 एंड पॉइंट्स। ओके, ए लाइन सेगमेंट इज अ पार्ट ऑफ लाइन विथ 2 एंड पॉइंट्स। कितने एंड पॉइंट्स होते हैं इसमें? 2, एक ए एक बी। जब मैं यहाँ से जाऊँगा तो लाइन सेगमेंट की यहाँ की बात नहीं कर रहा हूँ या फिर ए के पीछे की बात नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, बस इतना सा एरिया जो इसके बीच की डिस्टेंस है, इसी को क्या बोलूँगा मैं? इसी को बोलूँगा लाइन सेगमेंट। नेक्स्ट पे चलते हैं। 7 पॉइंट हो गया, 8 पॉइंट। अब 8 पॉइंट जो है अपना है वो है स्ट्रेट लाइन। व्हाट इज ए स्ट्रेट लाइन? पहले लिख लेते हैं जनरली जो कितने टाइप्स की लाइन होती है। सो हेडिंग डालो, टाइप्स ऑफ लाइन। अब जितनी भी लाइन होती है सब मैं इसमें कवर करवा दूंगा। सो टाइप्स ऑफ लाइन। अब ये फर्स्ट क्लास है, थोड़ी बहुत कई प्रॉब्लम आई साउंड वाउंड में, तो आप थोड़ा उसको अवॉइड करना, बाकी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ना आए। सो स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन मतलब सीधी रेखा, आपको पता होगा। ठीक है, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन की खासियत होती है कि जब पॉइंट्स एक साथ मिले। व्हाट इज ए स्ट्रेट लाइन? सो व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स, इसकी बहुत आसान से होती है, जब दो बीच की डिस्टेंस मिनिमम हो, पॉइंट ए पॉइंट बी, जब इन दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस क्या हो? मिनिमम हो, उसी को हम क्या बोलते हैं? ए स्ट्रेट लाइन। सो व्हाट इज द डेफिनेशन नाउ? द डेफिनेशन इज व्हेन distance between points is minimum. ओके, क्या होता है स्ट्रेट लाइन? व्हेन द डिस्टेंस, जब दो पॉइंट्स के बीच की दूरी हमेशा क्या हो? मिनिमम हो, इट इज़ कॉल्ड अ स्ट्रेट लाइन। Minimum, it will be a straight line. It will be a straight, S-T-R-A-G-H-T, straight line. यहाँ तक नोट कर लिया आपने? व्हाट इज, आपको पता चल गया। अब 8 पॉइंट कवर हो गया है। नेक्स्ट पॉइंट आता है 9th वाला, जो है कर्व्ड लाइन। ओके, तो जनरली आपने एक फिगर देखा होगा, कभी सभी देखते हैं डेली जीवन में। इट इज़ कॉल्ड अ सर्कल। क्या सर्कल एक स्ट्रेट लाइन से बना है? नहीं, बिल्कुल नहीं। जो सर्कल बना है वो किससे बना हुआ है? आर्क। एंड द सेम आर्क इज कॉल्ड ए कर्व्ड लाइन। इसी लाइन को हम क्या बोलते हैं? कर्व्ड लाइन, जो कि हमारे सर्कल बनाने, फॉर्मेशन करने में क्या करती है? काम करती है। इट इज़ कॉल्ड आर्क और ए कर्व्ड लाइन। इसी लाइन को क्या बोलते हैं? कर्व्ड लाइन। इसकी कोई डेफिनेशन तो जनरली ये नहीं, बाकी आप इसी से कर लेना, आप समझो, बस समझना जरूरी है। कर्व्ड लाइन। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आता है 10th वाला, 10th वाला पॉइंट यहाँ पे लिखिए आप। 10th वाला पॉइंट क्या आता है? पैरेलल लाइंस। दैट्स गुड पॉइंट। ये पैरेलल लाइन सबसे इंपॉर्टेंट है। पैरेलल लाइंस क्या होती है? दोनों पैरेलल लाइंस क्या डेफिनेशन हो सकती है?
तो पैरेलल लाइंस आपने कभी देखा होगा जनरली ट्रेन को, कि जो ट्रेन की पटरियाँ होती है वो बिल्कुल एक दिशा में बिल्कुल सेम डिस्टेंस से चली जाती है। क्या कभी उनकी डिस्टेंस बढ़ती है क्या कभी ऐसे आपने देखी है? बिल्कुल नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। तो इसकी डेफिनेशन भी यहीं से निकलती है। क्या निकलती है? कि डिस्टेंस बिटवीन द टू लाइन इज ऑलवेज कॉन्स्टेंट। इन दोनों के बीच की दूरी हमेशा क्या रहेगी? कॉन्स्टेंट। जब ट्रेन यहाँ होगी तब भी यहाँ 5 सेंटीमीटर जो भी होगी, या फिर यहाँ पे तो यहाँ पे भी 5, यहाँ तो यहाँ पे भी 5, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे 10 हो जाएगी। इट इज़ नॉट पॉसिबल। यदि ऐसा होता है तो द लाइन्स आर नॉट पैरेलल लाइन्स। यदि पैरेलल लाइन्स का कॉन्सेप्ट क्या होता है? कि डिस्टेंस बिटवीन, इसकी डेफिनेशन लिखना, डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन, आराम से करवा रहा हूँ, कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, कोई कमेंट नहीं है, इससे अच्छा तरीका नहीं हो सकता मेरे हिसाब से पढ़ने के लिए। सो डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन इज फिक्स्ड। क्या है? कॉन्स्टेंट है, फिक्स्ड है, तो कहीं नहीं जाएगी, लाइन हमेशा सेम चलती रहेगी। इट मीन्स दैट द बोथ द लाइन्स आर पैरेलल। एक लाइन में मानता हूँ लाइन ए बी, और एक लाइन मानता हूँ सी डी। ये दो लाइन मैंने मानी, एक पॉइंट है ए, दूसरा बी, सी और डी। जब इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो हमेशा कांस्टेंट रहे तो मैं तब क्या बोलूँगा? तब मैं बोलूँगा कि ए बी इज़ पैरेलल टू सी डी, ऐसे इसको लिखा जाता है। एल एम इज़ पैरेलल टू के एन। ठीक है, कुछ भी मैं बोल सकता हूँ, जो भी लाइन के नाम हो, लेकिन जनरली लिखने का जो तरीका होता है वो आपको मैंने समझाने की कोशिश यहाँ पे की है। ए बी इज पैरेलल टू सी डी, सो डिस्टेंस बिटवीन द टू लाइन इज फिक्स्ड, देन दे आर कॉल्ड what? They are called parallel lines। ये मत सोचना कि ये ज़रूरी नहीं है डेफिनेशन क्या करेंगे भाई, जब एग्जाम में आएगा ना, जब क्वेश्चन करोगे ना, पता ही नहीं चलेगा क्या है क्या है। आपको फाइन भी करना पड़ेगा, हर बार नहीं देगा क्वेश्चन में लिख के कि ये पैरेलल लाइन से। यू टू अंडरस्टैंड समटाइम्स, इसलिए इसकी डेफिनेशन बहुत ज़रूरी हो जाती है। 11th पॉइंट क्या है? 11th पॉइंट है ट्रांसवर्सल लाइन। अब ये क्या बोला है? ट्रांसवर्सल लाइन्स। व्हाट इज ट्रांसवर्सल लाइन? तो जो भी लाइन, फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखता हूँ, जो भी लाइन जिनकी भविष्य में, फ्यूचर में कभी भी आने की संभावना हो कि वो किसी एक पॉइंट पे दूसरे को आपस में क्या करेगी? इंटरसेक्ट करेगी, उन्हीं लाइन को मैं क्या बोलता हूँ? ट्रांसवर्सल लाइन। इसको नाम दिया मैंने ए, इसको बी, इसको सी, इसको डी। इसका मतलब ये नहीं है, देखिए यहाँ पे लाइन मिल नहीं रही है, लेकिन मुझे पता है यदि मैं यहाँ से सी डी को थोड़ा एक्सटेंड करता हूँ, उसके बाद ए बी को एक्सटेंड करता हूँ, तो डेफिनेटली एक कहीं ऐसा पॉइंट आएगा जब दोनों जाके मिलेगी। इट मीन्स ए बी और आप सी डी आपस में क्या है? दे आर द ट्रांसवर्सल लाइन। ओके, कभी आपको दिखे कि ऐसा, ठीक है, तो ये दोनों लाइन यहाँ से तो पॉसिबल नहीं है कि कभी मिलेगी, लेकिन क्या इस पॉइंट से तो है ना? जब ए बी और सी डी जो भी इनका नाम हो, आके कभी किसी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी दूसरे को, तो दिस लाइन आर कॉल्ड ट्रांसवर्सल लाइन। डेफिनेशन क्या होगी? ए स्ट्रेट लाइन, आ स्ट्रेट लाइन। ये छोटी सी बातें मुझे लगता है समझ में आ गया होगा आपको। सो ए स्ट्रेट लाइन क्या होता है? स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्टिंग ईच अदर एट एनी पॉइंट। इंटरसेक्टिंग, एक दूसरे को क्या करेगी? इंटरसेक्ट करेगी। इंटरसेक्टिंग ईच अदर एट एनी पॉइंट, ना, किसी भी पॉइंट पे, एक पॉइंट पे करेगी टच वो दूसरे को, या इंटरसेक्ट करेगी, उसी को क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड, देन इट इज कॉल्ड व्हाट? इट इज कॉल्ड ट्रांसवर्सल लाइन। सिंपल, ट्रांसवर्सल लाइन। डेफिनेशन नोट करते रहे साथ साथ, आराम आराम से बता रहा हूँ। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, यहाँ तक समझ में आ गया होगा, ठीक है। 11 पॉइंट्स हो गए। 12 पॉइंट क्या होगा अगला अपना? 12 जो पॉइंट होगा वो यहाँ पे लिखते हैं कॉन्करेंट लाइंस। व्हाट इज कॉन्करेंट लाइंस? चलो ट्राई करो बताने का, जहाँ भी बैठे हो ना, सोचने की कोशिश किया करो, तभी एसएससी सीजीएल क्लियर होगा, या फिर कोई सी भी एग्जाम, चाहे वो जीडी हो, एमटीएस, सीएचएसएल, क्लियर करना है तो सोचना तो पड़ेगा, दिमाग पे जोर तो डालना पड़ेगा।
कॉन्करेंट लाइंस वो लाइंस होती है जब किसी एक ही पॉइंट से बहुत सारी लाइन गुजरे, और वहाँ पे एक ही पॉइंट से गुजरनी चाहिए। जो पॉइंट मैंने नाम दिया इसको है ए ही पॉइंट से लाइन जानी चाहिए। ठीक है, एक लाइन गई ए बी, दूसरा नाम देता हूँ सी डी, इसको नाम दिया मैंने एफ ई, और एक और लाइन, बहुत सारी लाइन हो सकती है ऐसे जो उसी पॉइंट से गुजरे। ये लाइन आपस में क्या होगी, दे आर द कॉन्करेंट लाइन्स। इन्हीं लाइन को क्या बोलूँगा, कॉन्करेंट्स लाइन। जब एक से ज़्यादा लाइन किसी एक ही पॉइंट से इंटरसेक्ट करे, एक ही पॉइंट से गुजरे, तो उनको आपस में क्या बोलता हूँ मैं, कॉन्करेंट लाइन्स। क्या बोलता हूँ, कॉन्करेंट्स लाइन। अब इसकी डेफिनेशन इंग्लिश में क्या होगी, खड़ी बोली में, ये तो खड़ी बोली में बताया मैंने, अब आपको डेफिनेशन बता दो। इफ़ टू और मोर लाइन्स intersect each other intersect at the same point। अभी ज्योमेट्री में ये रहता है, लिखने का बहुत ज़्यादा रहता है। सेम पॉइंट, देन क्या बोलेंगे, देन दे आर कॉल्ड इंग्लिश। अब हिंदी में मैंने समझा दिया, इंग्लिश में लिख देता हूँ ना, वरना बहुत टाइम लग जाएगा। दे आर कॉल्ड ए कॉन्करेंट लाइन्स। तो आप जनरली बेसिक से पढ़ेंगे ना, तो आपको क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं आएगी। आपको पता तो होनी चाहिए कॉन्करेंट लाइन होती क्या है। आपको पता ही नहीं कि एक पॉइंट से गुजर रही है तो क्या ही क्वेश्चन करेंगे फिर। तो कॉन्करेंट लाइन्स का एग्जाम्पल भी मैंने आपको दे दिया, ऊपर डायग्राम में बना सकते हो, और जो भी डेफिनेशन लिखवा दी। इफ़ टू और मोर लाइन्स इंटरसेक्ट एट अ सेम पॉइंट, देन दे आर कॉल्ड ए कॉन्करेंट लाइन। अब नेक्स्ट पॉइंट विच इज़ कॉल्ड 13 पॉइंट क्या बोलता है, 13 बोलता है कोइंसिडेंट लाइन्स। अब इन दोनों में कन्फ्यूजन मत होना, कॉन्करेंट लाइन्स अलग है, कोइंसिडेंट लाइन अलग है। कोइंसिडेंट लाइन्स, व्हाट आर द कोइंसिडेंट्स। कोइंसिडेंट लाइन क्या होती है, चलो चेक करते हैं। डेफिनेशन लिखना कि व्हेन इफ़ ऑल द पॉइंट्स, इफ़ ऑल द पॉइंट्स क्या होते हैं, जब ऑल द पॉइंट्स ऑन ए लाइन, किसी भी लाइन के सारे पॉइंट्स आर ऑल्सो ऑन ए अनदर लाइन। चलो थोड़ा टफ है इसका समझाना, मतलब डेफिनेशन टफ है, बाकी आपको समझाऊंगा जब पता चल जाएगा। अनदर लाइन, देन इट इज़ कॉल्ड, क्या होता है, इट इज़ कॉल्ड ए कोइंसिडेंट लाइन। उन्हीं लाइन को क्या बोलता हूँ आपस में, कोइंसिडेंट लाइन। कोइंसिडेंट लाइन, फटाफट लिख रहा हूँ, उतारते रहे मेरे साथ। कोइंसिडेंट लाइन अब क्या होता है, जैसे एक लाइन दी मैंने, इस लाइन को नाम देता हूँ एक पॉइंट ए पॉइंट बी, ए बी की लाइन है। यदि एक लाइन सी डी उठ के बिल्कुल इसके ऊपर कहीं ना कहीं ओवरलैप हो जाए, ठीक है, क्या हो जाए, याद रखना इस वर्ड को, ओवरलैप, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो जाए, तो फिर दोनों लाइन को आपस में क्या बोलेंगे, हाँ, दे आर द कोइंसिडेंट लाइन्स। नाम इसको देता हूँ सी डी। जब मैं सी डी को उठा के ए बी के ऊपर रखूँगा तो ए बी पूरी तरह से कवर होनी चाहिए, सामने से फ्रंट से मुझे क्या दिखेगी, सिर्फ सी डी। देन दे आर द लाइन्स आर कोइंसिडेंट। आपने पढ़ा होगा कॉन्ग्रुएंट्स, लाइक, तो उसी से टर्म आया ना कोइंसिडेंट। जब कॉन्ग्रुएंट एंगल होते हैं तो क्या होता है, एक के ऊपर एक ट्रेंगल में आई कैन फिट। यदि ये 4 है तो ये वाले ट्रेंगल की साइड भी क्या होगी, 4, ये 5 है तो ये भी 5, ये 6 है तो ये भी साइड। इसका मतलब आपस में दोनों ट्रेंगल क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। यही तो समझाना चाह रहा हूँ कि कोइंसिडेंट लाइन क्या होती है, एक ऐसी लाइन जिनको जब मैं उठा के ओवरलैप करूँगा तो वो कंप्लीटली एक दूसरे को ढक लेगी। देन दे आर कॉल्ड अ कोइंसिडेंट लाइन। नेक्स्ट पॉइंट 14 पॉइंट। 14 पॉइंट क्या बोलता है, एंगल। चलो कुछ तो लगेगा कि हाँ जरूरी पड़ रहे हैं। एंगल, व्हाट इज एंगल, एंगल होता क्या है, डेफिनेशन क्या है, सबको पता है कि हाँ एंगल क्या होता है, लेकिन डेफिनेशन यू डोंट नो। आई एम गोइंग टू टेल यू व्हाट इज द डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या होती है, द स्लोप, एंगल तो आपको पता है, जनरली एसएससी की सीजीएल की प्रिपरेशन कर रहे हो तो एंगल तो आपको पता ही होगा। द स्लोप बिटवीन टू लाइन्स इज कॉल्ड, लाइन्स इज कॉल्ड एंगल। जो स्लोप रहता है दोनों लाइन्स के बीच, लाइन का इंटरसेक्ट करना बहुत जरूरी है, एक पॉइंट याद रखना है ना,
जैसे कि एक लाइन दे रखी है मैंने ए बी, डायग्राम बनाते चले साथ साथ ताकि आपको बाद में रिवीजन करने में आसानी हो। ए बी, उसके बाद एक लाइन होगी सी डी। बस ये थोड़ी थ्योरी वाली क्लास है, बाकी उसके बाद फटाफट मजा आएंगे जब क्वेश्चन करेंगे अपन और अच्छी अच्छी थ्योरी पढ़ेंगे, चाहे वो एंगल बाइसेक्टर हो या फिर सेंट्रोइड सेंटर जो भी रहे, इन सेंटर है ना, तो फिर उसमें थोड़ा इन्जॉय होता है। ये थोड़ा बोरिंग सेशन है पर कोशिश करेंगे कि इसको भी अच्छा बनाए। द स्लोप बिटवीन द टू लाइन इज कॉल्ड अ एंगल। ठीक है, अब जब लाइन दोनों एक लाइन ए बी और लाइन सी डी ने जब एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया तो क्या इन दोनों ने अपने बीच एक स्लोप बनाया? यस डेफिनेटली, यहाँ पे भी एक स्लोप बनाया, यहाँ पे भी एक स्लोप बनाया, यहाँ पे भी एक स्लोप बनाया। ठीक है, तो इसी को क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं एंगल। इसी को क्या बोलते हैं? एंगल। एक छोटा सा पॉइंट बताता हूँ, द यूनिट ऑफ एंगल। यूनिट ऑफ एंगल क्या होती है? पता ही होगा, किस में मेजर करते हैं एंगल को? द यूनिट ऑफ एंगल, एंगल इज डिग्री। क्या होता है? डिग्री मेजर करते हैं ना, 108 डिग्री, 9 डिग्री, 10 डिग्री, वट एवर इट इज। सो द यूनिट ऑफ एंगल इज डिग्री। क्या होता है? द स्लोप बिटवीन द टू लाइन्स इज कॉल्ड एंगल। सिंपल सी बात है। अब एक छोटा सा पॉइंट अब नोट बना के लिखना साइड में, जो कि आपको बता देता हूँ। 1 डिग्री बराबर होता है 60 मिनट। मिनट किससे रेफर होती है? इस एक डेज से। ओके, ध्यान रखना है बात। और 1 मिनट में कितने सेकेंड्स होते हैं? 60 सेकेंड्स। तो जब आप एंगल को कन्वर्ट करेंगे ना रेडियन वगैरह में तो आपको ये हेल्प करेगा। तो 1 सेकेंड में कितने होते हैं? सेकेंड मिनट किससे? 1 से कवर होगा। जो 2 पॉइंट यहाँ पे लिखे ही, ये सेकेंड का चांस वो है, सिंबल है। ठीक है, आप समझे? तो 1 मिनट में 60 सेकेंड्स, ऐसे इसको लिखा जाता है। एक और पॉइंट होता है विच इज़ कॉल्ड रेडियन। व्हाट इज़ रेडियन? आपने सुना होगा रेडियन। ठीक है, रेडियन को कैसे बताओगे? किसी की पावर सी लगा दोगे। ठीक है, इसी से इसको रेडियन को जस्टिफाई किया जाता है। जैसे कि पाई रेडियन इज इक्वल टू कितनी डिग्री का होता है? हमेशा 180 डिग्री का। ये लिखते जाए, बहुत ज़रूरी पॉइंट है। चलो एक की वैल्यू निकालते हैं जब पूरी पता है तो। अब 180 डिग्री एक की वैल्यू निकाल रहा हूँ बाय पाई। पाई की वैल्यू आपको पता है कितनी है? 3.14। जब मैं इसको डिवाइड करूँगा इससे तो कहीं ना कहीं एक रेडियन की जो है, जो एक रेडियन की वैल्यू आएगी डिग्री में, ओके, वो कितनी आएगी? 57 डिग्री 16 मिनट और 45 सेकेंड लगभग, अप्रोक्सीमेटली है ना? क्या है? अप्रोक्सीमेटली। तो जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो एक्जैक्टली बता दूंगा। तो ये देखो, एडवांस भी पढ़ेंगे तो बेसिक भी पढ़ेंगे, तो पर धीरे धीरे। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट एंगल नहीं बताया उसके पहले आपको रेडियन बता दिया, नहीं ऐसा नहीं। अब आपको ये टाइप्स ऑफ लाइन यहाँ तक पूरी खत्म हो गई। एक एंगल मैंने एक्स्ट्रा पॉइंट बता दिया इसमें। अब जो नेक्स्ट पॉइंट स्टार्ट होगा, वो होगा टाइप्स ऑफ एंगल। हेडिंग डाल ले, टाइप्स ऑफ एंगल। एंगल कितने प्रकार के होते हैं? बहुत मज़ेदार है ज्योमेट्री, ठीक से पढ़ो तो, ना पढ़ो तो कुछ भी नहीं है। तो फर्स्ट पॉइंट है इसमें, फर्स्ट पॉइंट क्या है? फर्स्ट पॉइंट है व्हाट इज ए जीरो एंगल। हर चीज़ के ना हेडिंग मेरे क्वेश्चन बनाते रहे। व्हाट इज ए जीरो एंगल? क्या होता है जीरो एंगल? कभी सुना है? सो जीरो एंगल क्या होता है कि जीरो एंगल थीटा, व्हेन थीटा इज इक्वल टू जीरो। कब होता है इसे? कब कंडीशन होगा? जब दो लाइन, आपको मैंने पीछे पढ़ा क्या है आप याद करो, कि जब दो लाइन दूसरे को क्या करें? ओवरलैप करें, है ना? लाइन ए बी और लाइन सी डी क्या कर रही थी एक दूसरे को? पीछे क्वेश्चन में पीछे कर रही थी ओवरलैप। तो इसी कंडीशन को क्या बोलते हैं हम? इसी कंडीशन को बोलते हैं जीरो एंगल। दोनों के बीच का एंगल क्या होगा? अरे भैया, जब वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगी, ओवरलैप कर लेगी, तो कैसे होगा, है ना? यदि मैं इनको इंटरसेक्ट कराता हूँ तो हाँ डेफिनेटली कोई सा एंगल यहाँ पे बिल्ट होगा, ये बात कंपलसरी है। लेकिन यदि वो दूसरे को ओवरलैप कर रही है, ठीक है, या फिर पैरेलली चल रही है, पैरेलली चल रही है तो फिर तो होना ही नहीं है एंगल। इंटरसेक्ट नहीं करेगी तो एंगल बनाना नहीं है। अभी पढ़ के आया है कि एंगल कब बनता है? जब दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करे, तभी उनके बीच का जो स्लोप बनेगा उसी को हम क्या बोलते हैं? एंगल। तो व्हाट इज़ द जीरो एंगल? जीरो एंगल व्हेन द, ठीक है, जब उनका बोल सकते हैं कि जब एक दो लाइन, या फिर एग्जांपल दिया मैंने कि दो लाइन एक दूसरे को ओवरलैप कर ले, तब ये होता है। सेकंड पॉइंट, हेडिंग डालो। सेकंड पॉइंट, व्हाट इज़ द एक्यूट एंगल? बहुत ज़रूरी है एक्यूट एंगल। हमेशा आपने टर्म सुना होगा जब क्वेश्चन सोल्व करते हैं आप।
ये जो बेच है मैं आपको बता देता हूँ, ये CGL 2020 मतलब जो भी 2023 की एग्ज़ाम्स होने वाली है SSC की, उसके लिए बहुत बेनिफिशियल है। आप ये रहे, और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की भी ऐसा नहीं कि आप बस SSC का ही कर सकते हैं, मैथमेटिक्स तो वहाँ भी सेम होगा, यहाँ पे भी, तो आप पढ़ सकते हैं यहाँ से। अब व्हाट इज़ एक्यूट एंगल, क्या होता है? वैन, जब हमारा थीटा, ये थीटा जो है हमारा है, ठीक है, ध्यान रखना है, आसान भाषा में समझाऊंगा, कि जब थीटा या तो ज़ीरो से बड़ा हो, ज़ीरो से तो बड़ा होना चाहिए थीटा, लेकिन छोटा किससे होना चाहिए? 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए, देन इट इज़ कॉल्ड एक्यूट एंगल, है ना? क्या बोलेंगे, समझाता हूँ ध्यान से, कि जो थीटा है, कोई भी एंगल हो दुनिया का, वो ज़ीरो से तो बड़ा होना चाहिए, लेकिन छोटा किससे होगा? छोटा होगा 90 डिग्री से, देन इट इज़ कॉल्ड acute angle, then it is called is लगा लेना, it is called acute angle। समझ में आ गया यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, धीरे धीरे मैं आगे बढ़ते रहूँगा। मैं वैसे इनमें कोई डाउट होना नहीं चाहिए। बाकी ये जो थ्योरी वो है, ठीक है। अब जो एक्यूट एंगल लोगों ने बोला है, किसी ने महान ने आके, कि जो थीटा है क्या होना चाहिए? ज़ीरो से तो बड़ा होना चाहिए, 90 से बड़ा। एक एग्जांपल जैसे ले लेते हैं, जैसे 60 है, कंपैरिजन करो, हाँ ठीक, जीरो से तो बड़ा है 60, लेकिन छोटा किससे? 90 से। मतलब इस एंगल को क्या बोल सकता हूँ? एक्यूट एंगल बोल सकता हूँ। इसका नामकरण क्या कर सकता हूँ? इसका नामकरण मैं कर सकता हूँ एक्यूट एंगल। डन। चले नेक्स्ट पॉइंट पे। चलो नेक्स्ट पॉइंट की हेडिंग डालो, बड़े कमाल की चीज़, विच इज़ कॉल्ड राइट एंगल। चलो भैया, अब ये क्या भला होती है? तो सबने सुना होगा व्हाट इज़ राइट एंगल। जब थीटा किसके बराबर हो जाए? जब थीटा 90 डिग्री के बराबर हो जाए तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं राइट एंगल। व्हेन थीटा इज इक्वल टू व्हाट? इक्वल टू 90 डिग्री, इक्वल टू 90 डिग्री, देन इट इज़ कॉल्ड राइट एंगल। राइट एंगल ट्रेंगल आपने सुना ही होगा, उसमें बोलते हैं ना, क्यों बोलते हैं? क्योंकि उसमें ट्रेंगल में एक एंगल जो होता है 90 डिग्री का होता है, देन इट इज कॉल्ड राइट एंगल ट्रेंगल। पर ट्रेंगल की प्रॉपर्टी आगे पढ़ेंगे, अभी तो समझो कि राइट एंगल होता क्या है। तो व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, देन इट इज कॉल्ड राइट एंगल। नोट्स बनाते रहें ताकि आपको आगे जाके प्रॉब्लम ना हो, या फिर किसी मूर्खों को भी आप पढ़ा सकें। चलो, बाकी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, कोई भी डाउट आए तो मैं आपको बिल्कुल बताऊंगा। 4th पॉइंट लिखो, ऑब्ट्यूस एंगल। चलो भैया, ये भी बड़ी कमाल की चीज़ है। ऑब्ट्यूस एंगल, नाम तो बड़ा खतरनाक है, पर थ्योरी समझोगे तो कोई भी बड़ी बात नहीं है। व्हाट इज है ऑब्ट्यूस एंगल? क्या होता है ऑब्ट्यूस एंगल? ऑब्ट्यूस एंगल, अब देखो इसमें क्या कंडीशन है, हमारा क्या है? थीटा को बना लो पहले। अब यहाँ पे क्या कंडीशन होगी कि थीटा 90 से तो बड़ा होना चाहिए। यहाँ पे देखो रिलेट करके देखो, 90 तक तो हो गया, 90 छोटा, अब 90 के ऊपर जाना है यहाँ पे ऑब्ट्यूस एंगल में, कि 90 से तो बड़ा होगा, लेकिन छोटा किससे होना चाहिए? मेरा एंगल छोटा होना चाहिए 180 डिग्री से। यदि ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है, इसका मतलब जो एंगल है वो किसकी बातें कर रहा हूँ मैं बातें कर रहा हूँ ऑब्ट्यूस एंगल की। यहाँ पे लिख लो, एक एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे कि लिखा 120। अब 120 को चेक करो, चेक कैसे करेंगे? 90 से बड़ा है क्या? हाँ 120 डेफिनेटली, 30 ज़्यादा होंगे, 30 प्लस करूँगा तब जाके 120 आएगा, मतलब 90 से तो बड़ा है। क्या 180 से छोटा है? जब चेक करने का है तो मुझे लगा आंसर मिले मुझे, यस। क्या है आंसर? हाँ 180 से, मतलब इस 120 को मैं क्या बोल सकता हूँ? इसको बोल सकता हूँ ऑब्ट्यूस एंगल। अब देखो इस पर जस्टिफाई करके देखो, एक्यूट एंगल में क्या 90 से बड़ा हो सकता है? यहाँ पर 90 से तो छोटा चाहिए मुझे एक्यूट एंगल में। इसका मतलब ये एक्यूट एंगल नहीं, एक ही कंडीशन में सेटिस्फाई होगा, विच इज़ कॉल्ड ऑब्ट्यूस एंगल थ्योरी। अब 5th पॉइंट जो आएगा वो भी बड़ा कमाल का है। 5th पॉइंट क्या होगा? 5th पॉइंट होगा अपना स्ट्रेट एंगल। अभी स्ट्रेट लाइन तो देखा था, सुना था ना अभी पीछे, स्ट्रेट लाइन क्या होती है? व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट इज मिनिमम, इट इज़ कॉल्ड स्ट्रेट लाइन। अब यहाँ पे पढ़ना है व्हाट इज स्ट्रेट एंगल, नॉट अ लाइन, सॉरी। स्ट्रेट एंगल क्या होता है? स्ट्रेट एंगल क्या होता है बताइए? हाँ ये बात तो तय है कि किससे बनाया जाएगा, कहीं ना कहीं स्ट्रेट लाइन से ही बना जाएगा। व्हेन, ठीक है, स्ट्रेट एंगल जो बनता है हमेशा स्ट्रेट लाइन से बनेगा, पॉइंट ए पॉइंट बी, स्ट्रेट लाइन से ही बनेगा क्या अपना स्ट्रेट एंगल।
स्ट्रेट एंगल व्हेन द थीटा, कैसे पढ़ोगे, व्हेन द थीटा, यहाँ पे लिखता हूँ डेफिनेशन, व्हेन द थीटा इज इक्वल टू, किसके इक्वल हो जाता है, इक्वल टू 180 डिग्री, वहाँ पे 90 डिग्री हो रहा था, ओके यहाँ पे किसके इक्वल हो जाएगा, 180 डिग्री के, तो इसको क्या बोलूँगा मैं, इट इज़ कॉल्ड स्ट्रेट एंगल। मतलब एक लाइन जो होती है अपने पॉइंट पे हमेशा कितनी डिग्री का एंगल बनाती है, स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री का। व्हेन द थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री देन इट इज़ कॉल्ड अ स्ट्रेट एंगल। यहाँ तक समझ में आ गया। चलो बढ़ते हैं आगे, आगे चलते रहेंगे धीरे धीरे। नेक्स्ट डेफिनेशन है रिफ्लेक्स। आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना कि मैं ज़्यादा तेज़ तो नहीं पढ़ा रहा हूँ, वरना और मैं धीरे धीरे करूँगा इसको, वैसे टाइम है नहीं धीरे धीरे का। रिफ्लेक्स एंगल, व्हाट इज़ रिफ्लेक्स एंगल व्हेन थीटा, हमारा क्या है, आसान भाषा में याद करें, ठीक है, हमारा क्या है थीटा। तो हमारा थीटा अब 180 तक तो हो गया था वहाँ से, अब मुझे 180 से ऊपर जाना है। मतलब रिफ्लेक्स एंगल की बात करूँगा कि जो मेरा थीटा है वो 180 से तो बड़ा होना चाहिए, ओके किससे बड़ा होना चाहिए, 180 से तो बड़ा होना चाहिए, लेकिन छोटा किससे होगा, छोटा होगा 360 डिग्रीज, किससे होगा 360 डिग्री से। एक बार बताता हूँ क्या होता है रिफ्लेक्स एंगल, व्हेन द थीटा इज, मतलब द थीटा इज मस्ट बी ग्रेटर देन 180 डिग्री बट शॉर्टर देन 360 डिग्री, है ना। 180 से तो बड़ा होगा, 360 से छोटा होगा। एग्जाम्पल लाइक 210, चेक करो 180 से बड़ा है, 360 से छोटा है, तो इसका नामकरण क्या कर सकता हूँ मैं, इसका नामकरण कर सकता हूँ मैं क्या, रिफ्लेक्स एंगल। एक और पॉइंट मैं आपको बता दूँ जो जनरली एग्जाम में अपन कन्फ्यूजन होता है, जैसे दो लाइन, जैसे ट्रेंगल है, दो लाइन है ना, यहाँ पे अपन को पता है कि किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी। अब इनके बीच में जो बना मान लो 30 डिग्री, यदि क्वेश्चन बनाने वाला एग्जामिनर आपसे बोले, खुद एग्जाम क्वेश्चन में नोट करके दे कि आप मुझे इस एंगल का रिफ्लेक्स एंगल बताओ, तो इट इज़ नॉट, वो 30 नहीं होगा, क्या होगा, ये जो पीछे वाला एंगल जो बना रहा है इट इज़ कॉल्ड अ रिफ्लेक्स एंगल। इसको ध्यान में रखें, इससे बहुत सारी मिस्टेक्स होती है। इट इज़ कॉल्ड अ रिफ्लेक्स एंगल। क्या होता है रिफ्लेक्स एंगल, जो ये पीछे वाला बना है। अब मुझे पता है पॉइंट पे जो एंगल बनाता है वो टोटल कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री का। अब 360 में 30 तो यहाँ से यहाँ तक हो गया, तो पीछे वाला कितना, 30 माइनस कर दूंगा। आंसर क्या है अपना, आंसर है 330 डिग्री। यही क्या है, रिफ्लेक्स एंगल, जो एग्जामिनर आपसे पूछेगा। इसमें कन्फ्यूजन होता है, पर आप ये 30 डिग्री आंसर नहीं दोगे जब तक खुद एग्जामिनर आपसे ना बोले कि आप रिफ्लेक्स एंगल बताओ, है ना, क्योंकि जनरली हम 180 डिग्री से ज़्यादा बड़ा एंगल बताते नहीं हैं, है ना, क्योंकि 180 डिग्री से स्ट्रेट लाइन से बड़ा एंगल बनेगा क्या, हाँ ये तो स्ट्रेट लाइन हो जाएगा, तो इसलिए बस 180 डिग्री से बड़ा नहीं बताना है। कोई भी फिगर जैसे कि ट्रेंगल दे रखा हो तो इसमें भी अपन 180 डिग्री से नहीं, यदि वो बोले कि रिफ्लेक्स एंगल कोई सा बना के दो मुझे, तब हम बोलेंगे कि हाँ ये वाला रिफ्लेक्स एंगल होगा, एग्जामिनर आपको खुद देगा। अब 6 पॉइंट कंप्लीट हो चुके हैं। इसके बाद एक और जो पॉइंट है 7th वाला, वो भी इसमें बता देता हूँ मैं आपको। 7th वाला पॉइंट नोट करके लिखे, सर्कुलर एंगल। अब सर्कुलर से समझ में आ रहा है कि किसकी बातें कर रहे हैं, सर्कुलर से समझ में आ रहा है सर्कल की बातें कर रहे हैं। किसकी बातें कर रहे हैं, सर्कल की। सर्कल बनाया, सर्कल किस पे बनता है, एक पॉइंट से आसपास ड्रॉ करके बनता है, जैसे जनरली एक पॉइंट पे होता है। और एक पॉइंट पे बना एंगल कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री का है। तो क्या एक सर्कुलर एंगल को मैं बोल सकता हूँ कि व्हेन, डेफिनेशन यहाँ पे लिख रहा हूँ, लिखते जाएं, व्हेन थीटा इज इक्वल टू व्हाट, इज इक्वल टू 360 डिग्री, देन इट इज़ कॉल्ड अ सर्कुलर एंगल। जब थीटा किसके इक्वल हो जाए, 360 के इक्वल हो जाए, उसको क्या बोलते हैं हम, सर्कुलर एंगल। अब यहाँ तक 7 पॉइंट हो गए, 8 पॉइंट पे चलते हैं। 8th पॉइंट क्या है हमारा, 8 पॉइंट है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ये भी बड़ा कमाल की चीज़ है, इस पर क्वेश्चन बनते हैं। इसके जो बेसिक क्वेश्चन कराऊंगा इसी से स्टार्ट करेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वगैरह इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, सीजीएल में पूछे गए हैं, तो वही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराऊंगा। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, ज़रा ये भी बता दो। व्हाट इज़ ए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, क्या लिखोगे, इफ़ द
सम ऑफ एनी टू एंगल्स, वो कोई भी एंगल हो सकते हैं, एनी टू एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल टू व्हाट, ऑलवेज इक्वल टू द किसके इक्वल होना चाहिए, वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में 90 डिग्री में। ओके, तभी वो आपस में क्या कहलाएंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। एग्जांपल बता देता हूँ, एक एंगल है अल्फ़ा, दूसरा एंगल है बीटा। क्या बोला है, इफ़ द सम ऑफ टू, सम का मतलब क्या होता है, एडिशन, तो अल्फ़ा प्लस बीटा किसके इक्वल होना चाहिए, यदि दोनों का सम 90 डिग्री है तो दोनों एंगल आपस में क्या हैं, दे आर द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। एग्जाम्पल, जैसे एग्जामिनर देगा कि आपको अल्फ़ा और बीटा आपस में क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल एग्जामिनर बोल देगा। उसके बाद बोला जो बीटा जो है वो 20 डिग्री है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा। मैंने कहा दोनों का जो सम होता है वो कितना होता है, दोनों का सम होता है 90 डिग्री। यदि अल्फ़ा बीटा की वैल्यू दे रखी है 20 डिग्री इज इक्वल टू 90 डिग्री, इसको उठा को उधर लेके जाओ, प्लस हो जाएगा तो माइनस, यानी कि अल्फ़ा की वैल्यू 70 डिग्री। तो कोई भी यदि आपको आज से पूछे कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, तो भाई ऐसे दो एंगल जिनका सम क्या हो 90 डिग्री, तो आपस में क्या होंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। क्या होंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। 9th पॉइंट बड़ा लिखिए, इसका पापा, दिस इज कॉल्ड फादर ऑफ इट, सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल, देखिए इसको दिल पे ना लें आप, जनरली जो भी मैं बातें करता हूँ आप बस पढ़ते रहें। यदि आपको लगता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। आपको फ़ायदा होना चाहिए, आपको एक जॉब चाहिए बस कैसे भी, उसमें मैं हेल्प करूँगा आपकी। तो सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, इफ़ द सम ऑफ टू एंगल, डेफिनेशन क्या होती है, इफ़ द सम ऑफ, याद रखना बस सप्लीमेंट्री बड़ा होता है, सप्लाई जो करता है, सप्लाई कौन करता है, जिसके पास बहुत ज़्यादा होता है। ऐसे ट्रिक से इसको याद करें तो सप्लीमेंट्री एंगल, आपको एग्जाम में कन्फ्यूजन नहीं होगा इसे याद करोगे तो कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है, जो छोटा हो, जो हर चीज़ में क्या करता हो, कॉम्प्लीमेंट करता हो। और एक सप्लीमेंट्री का जो सप्लाई कौन करेगा, जो बड़ा है। तो ऐसे ट्रिक से याद कर सकते हो, इफ़ द सम ऑफ टू एंगल्स, मैं आपको पहले बोल चुका हूँ कि इस ऑनलाइन टीचिंग में फ़र्स्ट टाइम कर रहा हूँ, तो थोड़ा बहुत हो सकता है कि कहीं मिस्टेक करूँ, तो आप उसको अवॉइड करो, बस जो नॉलेज मैं दे रहा हूँ वो लेके चलो, ताकि आपकी एग्ज़ाम निकले। आपको कोई से फ़र्क नहीं पड़ता है, आपको बस एक जॉब चाहिए डिसेंट कहीं से कहाँ तक, जिसके आप सपने देखते हो। इफ़ द सम ऑफ टू एंगल्स इज़ इक्वल टू वॉट, इक्वल टू 180 डिग्री, वहाँ पे 90 था, यहाँ पे कितना जाएगा, इन दोनों का सम 180 डिग्री। इट मीन्स लेट, एक एंगल है अपना अल्फ़ा, दूसरा क्या है बीटा। वो बोल रहा है कि अल्फ़ा व्हेन, कब, जब अल्फ़ा एंड दोनों का सम अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री हो जाए, तो उसको हम क्या बोलते हैं, 180, इसको हम क्या बोलते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल्स। एग्जामिनर ने सीजीएल में एक क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पूछा था। क्वेश्चन क्या था कि जो एक एंगल है वो है, ठीक है, अल्फ़ा है, और दोनों आपस में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। पहले उसने बोल दिया था आपस में सप्लीमेंट्री एंगल है। तो जो एक एंगल है वो इतना है, और दूसरा जो इसके 5 टाइम्स से 12 कम है। ये क्वेश्चन मैं आगे लेके करवाऊंगा आपको। ये एक्स लिख रहा है, एक्स के 5 गुना से कम। अब मुझे पता है कि इन दोनों का सम क्या होता है, इन दोनों का सम होता है 180 डिग्री। इस 12 को उठा के ले जाओ, 192, यहाँ पे 6x डिवाइड करो, 6 3 जा 18 और 1 6 2 जा 12। तो x की वैल्यू जनरली उसने फाइंड करने को बोली थी, एक एंगल। अब एंगल जैसे यहाँ निकालोगे तो यहाँ पे अलग रखना है, यहाँ पे जो 32 डिग्री है, यहाँ पे x की वैल्यू रख के फाइंड करोगे तो आपको अल्फ़ा बीटा दोनों निकल जाएंगे। क्वेश्चन प्रैक्टिस, घबराए नहीं, मैं आपको अलग से करवाऊँगा, ऐसा कोई बड़ा काम नहीं। एक बार आप बस थ्योरी पढ़ लेना, आपको पता होना चाहिए कि अल्फ़ा प्लस बीटा 180 कब होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा 90 डिग्री कब होता है। क्योंकि ये जो चैप्टर है ज्योमेट्री खासियत है कि यहीं अप्लाई नहीं होगा, जब आप हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ेंगे तो यहाँ वहाँ पे भी ये काम आएगा। तब मुझे मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, आपको ऑलरेडी पता होगा कि सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है। जब आपको मैं मेंस्ट्रुएशन पढ़ाऊँगा, मेंस्ट्रुएशन में कभी कभी काम आता है। तो इट इज़ द पार्ट ऑफ ए मैथमेटिक्स, यू हैव टू स्टडी एवरीथिंग। सब पढ़ के नहीं जाओगे तो सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी कम होनी है। सब पढ़ लिए तो कोई दिक्कत ही नहीं है। कौन सा 5th पॉइंट ना, आई डोंट नो, हाँ आई थिंक 5th पॉइंट, एडजासेंट एंगल। अब ये क्या है, इसको भी समझते हैं। एडजासेंट एंगल,
व्हाट इज़ व्हाट इज़ एन एडजेसेंट एंगल, इनको क्या बोलते हैं, सटे हुए एंगल। मैं ये बोलता हूँ, आप भी इसे ऐसे याद करें, लग सटे हुए एंगल, आपस में सटे हुए एंगल्स, उन्हीं को क्या बोलते हैं। हिंदी मीडियम वाले भी पढ़ सकते हैं इसके, ओके। ऐसा नहीं कि डिफिनेशन इंग्लिश में लिखा रहा हूँ, तो बोल तो रहा हूँ ना हिंदी में, यू कैन राइट। और वैसे भी इंग्लिश तो आनी है, कहाँ कहाँ बचोगे, 135 नंबर की मेंस में इंग्लिश आएगी, ओके। और 50 नंबर की जो प्री में आ रही है वो तो अलग ही है। तो पढ़ना तो पड़ेगा, इंग्लिश से आप भाग नहीं सकते हैं, कब तक भागोगे। एडजस्टेंट एंगल क्या होता है, टू एंगल्स, टू एंगल्स आर कॉल्ड एडजसेंट एंगल, पूरा नहीं लिख रहा हूँ, एडजसेंट एंगल इफ दे हैव, इफ दे हैव द सेम वर्टेक्स। अभी वर्टेक्स क्या होता है चलो एक डायग्राम से समझे। जैसे एक लाइन दे रखी है ए बी, ठीक है। अब सेम वर्टेक्स होगा, एक ही लाइन, मतलब एक ही लाइन की बात कर रहा है। एक ही लाइन से निकले गए दो पॉइंट, दो लाइन निकाली मैंने यहाँ से इनको, मतलब एक ही वर्टेक्स से निकले, जनरली एक वर्टेक्स से मतलब एक ही बेस से निकले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक एंगल फॉर्मेशन हुआ, एक स्लोप बना अल्फा, यहाँ पे एक फॉर्मेशन हुआ बीटा, ये दोनों आपस में क्या होंगे, आपस में क्या होंगे, इट इज़ कॉल्ड एडजसेंट एंगल। इन्हीं एंगल को क्या बोलता हूँ, एडजसेंट, सटे हुए एंगल, एक दूसरे के साथ सटे हुए, ये समझो बस सीधा हिंदी में, एडजसेंट एंगल, आसान भाषा में एडजसेंट एंगल। और उसके बाद एक और एग्जांपल मैं देता हूँ, जैसे यहाँ पे लिखा, और एक लाइन बीच में से इनको क्रॉस करके चल गई, तो एक एंगल इधर बना अल्फ़ा, एक इधर बना बीटा, ये दोनों आपस में क्या होंगे, ये दोनों आपस में हो गए एडजसेंट एंगल। एडजा कि आपस में सटे हुए हैं एक दूसरे से, एडजसेंट एंगल। सिक्स्थ वाला जो पॉइंट है इसमें, सिक्स वाला जो पॉइंट है, शायद मैं नंबरिंग भूल गया हूँ, तो आप इसको चेक कर लेना। लीनियर पेयर ऑफ एंगल, ये भी बहुत बार, ये तो बहुत बार सुना है। लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, क्या होता है लीनियर पेयर ऑफ एंगल, लीनियर का मतलब तो पता है, एकदम झुका हुआ, पूरा लीन है, सुना ना, लीन इट मीन्स झुका हुआ, सोया हुआ। स्लीपिंग, इन स्लीपिंग मोड, इसे याद कर लें, स्लीपिंग मोड। लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स क्या होता है, जब एक लाइन हो, लाइन विच इज़ कॉल्ड ए एंड बी, एंड बी, अब एक पॉइंट इनका मिड पॉइंट तो होगा जरूर, है ना। इस मिड पॉइंट पे कितनी भी लाइन इनको इंटरसेक्ट करें, चाहे वो एक हो, दो हो, दो हो तो तीन एंगल बनेंगे, एक हो तो दो, अल्फ़ा एंड बीटा एंड गामा, ठीक है। अब इस डायग्राम से एक और थ्योरी निकल के आती है, थ्योरी क्या निकल के आती है कि जो लीनियर पेयर ऑफ एंगल होता है, हमें पता है कि स्ट्रेट एंगल होता है पूरा कंप्लीट 180 डिग्री का बनेगा, ये बात मालूम है। इसका मतलब जो भी लीनियर पेयर ऑफ कितने भी एंगल हो गए, उनका सम हमेशा क्या होगा, इट इज़ इक्वल टू ऑलवेज 180 डिग्री। याद पॉइंट नोट करके अलग से लिखे, इस पर स्टार लगा के, कि जो भी लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स होते हैं वो जनरली कितनी डिग्री का होता है, टोटल 180 डिग्री का। ये आपको नॉर्मल जो क्वेश्चन सोल्व करने में बहुत मदद करेगा। तो लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स क्लियर हो गया। इसके बाद आगे जो चलते हैं, इसके बाद जो पॉइंट आने वाला है सेवेंथ, सेवेंथ पॉइंट क्या है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। अब ये क्या बोला है, इसको भी चेक करते हैं। वर्टिकली ऑपोजिट्स एंगल, टू एंगल्स आर कॉल्ड ऑपोजिट एंगल इफ देयर आर्म्स फॉर्म टू पेयर्स ऑफ ऑपोजिट रेस। चलो इस बात को समझते हैं, बड़ी खतरनाक बात होगी, कि जब दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करे, ओके, तो यहाँ पे जो बना एंगल थीटा और यहाँ पे जो एंगल बना है, इन दोनों का आपस में क्या बोलते हैं, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। और एक और थ्योरी यहाँ से याद रखना हमेशा, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल आर ऑलवेज इक्वल। यदि ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, ये 20 डिग्री है तो ये भी कितना होगा, 20 डिग्री। यदि ये वाला 30 डिग्री है तो इसके सामने वाला वर्टिकली ऑपोजिट एंगल भी कितना होगा, 30 डिग्री। तो पहला पॉइंट इसमें मैं लिखवा देता हूँ आपको, जो इसकी डेफिनेशन होती है। डेफिनेशन क्या होती है कि two angles are called opposite
एंगल कब कहा जाता है उनको, इफ देयर आर्म्स फॉर्म, क्या फॉर्म करती है उनकी आर्म्स, दो एंगल पड़ती, टू पेयर्स, दो पेयर बनाती है, एक तो ये पेयर बनाया उसने और एक ये वाला, टू पेयर्स ऑफ ऑपोजिट एंगल, ऑपोजिट मतलब एक के दूसरे के सामने, ऑपोजिट इधर भी सामने, ऑफ ऑपोजिट एंगल। डेफिनेशन मैंने हिंदी में समझा दिया आपको और उसके बाद लिखवा भी दिए, बाकी अब आपकी जिम्मेदारी कि आप उसको रिवाइज करें। ओके, यहाँ पे डायग्राम भी बना दिया है, तो यहाँ पे डायग्राम एक बार बना देता हूँ कि अल्फ़ा लाइक अल्फ़ा, तो ये भी अल्फ़ा होगा। सेकंड पॉइंट क्या है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल आर ऑलवेज इक्वल, लिख लेना, वैसे मैं थ्योरी में आपको पढ़ाऊंगा पर अब जनरली लिख ही लो। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल, क्या होते हैं आपस में, इक्वल होते हैं। सेकेंड पॉइंट भी कंप्लीट। उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग डालना कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, क्या होता है ये थ्योरी, पैरेलल लाइंस की थ्योरी भी पढ़ा देता हूँ, उसके साथ ही कवर करवा देता हूँ, सोच रहा हूँ। हाँ ठीक है, अभी पैरेलल लाइंस की हेडिंग डाल लो आप, व्हेन द लाइंस आर पैरेलल, ये अलग सा, हालांकि इसी का पार्ट है लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा इसको डिटेल में करा दो कि इसका यूज़ बहुत है। व्हेन द लाइंस आर, हेडिंग डाले व्हेन द लाइंस आर पैरेलल, क्या क्या होता है, तो व्हेन द लाइंस आर पैरेलल, जब दो लाइन आपस में पैरेलल होती है तो क्या होता है, लेट्स चेक। डायग्राम बनाना है, एक लाइन दे रखी है ए, दूसरी लाइन क्या है बी, एक लाइन क्या है, ये किसी को वाइट बोर्ड से प्रॉब्लम तो नहीं है ना, मेरे को बताना कमेंट सेक्शन में, हो तो फिर इसको चेंज करूँगा। वैसे इफेक्टिव यदि आँख पे लग रहा है ना तो आप बता ही देना, मैं इसको तुरंत मैं चेंज कर दूंगा। वैसे मेरे को थोड़ा डिसेंट लगता है, ऐसा लगता है कि सब क्लीन क्लीन है, इसलिए मैं इसको इसका इस्तेमाल कर रहा हूँ। सो व्हेन इफ़, यहाँ पे पहले लिखें इफ़ ए बी क्या होगी, इज़ पैरेलल टू सी डी, ये पॉसिबल तभी है जो थ्योरी में बताने वाला हूँ आपको, जब ए बी और सी डी आपस में पैरेलल हो, मतलब इनके दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या हो, डिस्टेंस हो कांस्टेंट। थ्योरी में आपको पहले पढ़ा चुका हूँ। एक लाइन आई कहीं से दौड़ के और इन दोनों को क्या कर गई, क्रॉस कर गई, इनको नाम दे रहा हूँ, इस लाइन को नाम दे रहा हूँ पी क्यू, ठीक है। ए बी और सी डी आपस में पैरेलल थी, एक लाइन आई पी क्यू, इनको इंटरसेक्ट करके गई। अब जैसे इन्हें लाइन इंटरसेक्ट की, पहले तो नहीं कर रही थी, क्या ए बी और सी डी कोई एंगल बना पाएगी, नहीं, क्योंकि कभी मिलेगी ही नहीं, तो आपस में एंगल कैसे बनाएगी। यदि एंगल क्रिएट करना है तो दोनों लाइनों को एक दूसरे को इंटरसेक्ट करना ज़रूरी है, वरना कोई स्लोप का फॉर्मेशन नहीं होगा। स्लोप का फॉर्मेशन ज़रूरी है किसी भी एंगल का फॉर्मेशन के लिए। अब जैसे ही इस लाइन ने इंटरसेक्ट किया, क्या एक एंगल यहाँ पे बना, इसको नाम देता हूँ एंगल 1। अब यहाँ पे बना तो जस्ट इसके नीचे भी एक एंगल बना विच इज़ कॉल्ड एंगल 2, ठीक है। अब इसके सामने यहाँ पे भी एंगल बना एंगल 3, फिर यहाँ पे भी एक एंगल बना एंगल, मतलब एक लाइन को फोर करने में कितने एंगल बनाए उसने, 4 एंगल बनाए। ऐसे इसको नाम देता हूँ यहाँ से एंगल 5। इस थ्योरी को समझ लेना, आपके डाउट सारे क्लियर हो जाएंगे। एंगल 6, एंगल 7, एंगल 8, कितने एंगल बने टोटल, 8 एंगल। अब इसमें आपको मैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बता देता हूँ कि व्हाट इज़ द कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। तो एंगल 1 एंड एंगल 5 आर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। कॉरस्पॉन्डिंग का मतलब अपना भाई ढूंढो, भाई इसमें कौन फॉलो कर रहा है, इसमें यहाँ पे 1 फॉलो कर रहा है, तो सेम जब यहाँ पे काटा तो इसको कौन फॉलो कर रहा है, 5th फॉलो कर रहा है, एंगल 5 फॉलो कर रहा है। यहाँ पे कौन कर रहा है, एंगल 4 फॉलो कर रहा है, इसको कौन फॉलो करेगा, बिल्कुल सेम कौन है यहाँ पर, एंगल 8 है। यहाँ पर एंगल 3 का भाई कौन है, एंगल 7, तो ये आपस में क्या होंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे। तो आप जनरली यहाँ पे हेडिंग डाल को लिख लो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। एक दूसरे का क्या ढूंढना है, ब्रदर ढूंढना है, बस भाई, जब कहीं भी मिले। तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स कैसे होगा, एंगल 1 किसके इक्वल होगा, एंगल 5 के। एंगल 4 किसके इक्वल होगा, एंगल 4 इक्वल होगा एंगल 8 के। उसके बाद एंगल जो 3 है वो किसके इक्वल होगा, एंगल 3 इक्वल होगा एंगल 7 के। उसके बाद एंगल 6, एंगल 2 किसके होगा, एंगल 6 के। ये आपस में क्या है, सब
कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। क्या है? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, याद रखना। अब एक और थ्योरी पढ़ाई थी मैंने आपको, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। तो यहाँ से वर्टिकली सेकेंड पॉइंट डाल ले, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल कौन कौन से हैं? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, ये वर्टिकली ऑपोजिट, ये पैरेलल वाली थ्योरी आप पूरा याद करके रखना। अब वर्टिकली ऑपोजिट कौन कौन है? एंगल 4 बिल्कुल ऑपोजिट है किसके? एंगल 2 के। तो क्या एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 2 होगा? मैंने बताया था वर्टिकली ऑपोजिट एंगल आर ऑलवेज इक्वल, है ना। यहाँ पे क्या एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 1, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 1। वैसे यहाँ पे करना है एंगल 5 किसके इक्वल होगा? एंगल 7 के इक्वल होगा। एंगल 8 किसके इक्वल होगा? एंगल जो 8 है वो होगा एंगल 6 के। तो ये क्या हो गया? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। अब एक और थ्योरी इसमें बची हुई है जो मुझे करानी है, विच इज़ कॉल्ड इंटरनल एंगल। आप पता है ना इंटरनल और एक्सटर्नल क्या होता है? बता देता हूँ। एक पॉइंट होता है एक्सटर्नल एंगल, जब बाहरी एंगल की बात मैं करूँ, एक्सटर्नल एंगल, और एक होता है इंटरनल एंगल जब अंदर के कोण की बात करूँ। ये दोनों टर्म याद रखना, एक्सटर्नल एंगल, इंटरनल एंगल। इसको एग्जांपल से बता देता हूँ, जैसे लिखा है यहाँ पे ट्रायंगल। तो ये लाइन ने अपन 3 लाइन ने आपस में अपन उसको क्रॉस किया, ये फिगर बनाया ट्रायंगल। नाम देता हूँ ए बी एंड सी, तीनों पॉइंट का नाम दिया ए बी और सी। क्या बताना? इंटरनल एंगल। तो ये जो अंदर के जो एंगल बने हुए हैं, ये थीटा एक्स वाई, ये यही एंगल क्या है? ये अंदर के एंगल। तो इनको क्या बोलूँगा मैं जनरली? इनको बोलूँगा इंटरनल एंगल, सॉरी, इसको बोलूँगा इंटरनल एंगल। लेकिन क्या आप एक एंगल, जब इस लाइन को मैं सीधी और आगे तक लेके जाऊँगा तो एक एंगल ये बाहर भी तो बन रहा है, पर ये क्या है? एंगल के अंदर है नहीं, देन इट इज़ कॉल्ड एक्सटर्नल एंगल। क्या बोलते हैं इसको? ये बाहरी एंगल है, बाहर का आदमी है, विच इज़ कॉल्ड एक्सटर्नल एंगल। तो 2 पॉइंट्स याद रखना, फर्स्ट वाला क्या है? एक्सटर्नल एंगल, सेकंड इंटरनल एंगल। दोनों क्लियर हो गए? एक हाँ, इसमें एक बचा है एक अल्टरनेट एंगल, और दोनों 2 थ्योरी वो उसको अगले पेज पे कराऊंगा आपको मैं। वापस से डायग्राम बनाऊँ, एक लाइन है, डायग्राम सीधा नहीं बन रहा। एक तो ए बी, एक लाइन है एंगल सी और डी। लगभग 1 घंटे 15 मिनट तक ट्राई करूँगा कि सारे जो सेशन है, इतना तो देना पड़ेगा तभी जाके सिलेबस कंप्लीट होगा। एक बार बस ये थ्योरीज कंप्लीट हो जाए उसके बाद फटाफट क्वेश्चंस करेंगे। ए बी एक लाइन इंटरसेक्ट करके जाएगी, इस एंगल को नाम क्या दिया था मैंने? एंगल 1। इसको एंगल 2 दिया था, इसको दिया था मैंने एंगल 3, इसको दिया था एंगल 4। वापस जब इसकी बारी आई थी तो इसको एंगल 5, इसको एंगल 6, एंगल 6 7। इसको आप अपने हिसाब से नाम दे सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है। एंगल 8 जैसा आपको कन्वीनियंट लगे। अब अल्टरनेट एंगल क्या होता है? एक थ्योरी लिखना है, एक डेफिनेशन, व्हाट इज़ द अल्टरनेट एंगल। बहुत से को ये भी पता होगा लेकिन बताना ज़रूरी है, क्योंकि मैं उन बच्चों को भी लेके चल रहा हूँ जो फर्स्ट टाइम एसएससी सीजीएल 2023 की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर आने वाले टाइम में करने वाले हैं। एसएससी में पहले बताया तो ये सीजीएल जीडी जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है एसएससी की, सबकी प्रिपरेशन जिसमें मैथमेटिक्स आता है, चाहे वो एमपीएसआई हो यूपीएसआई, आप उनकी प्रिपरेशन भी इसी कोर्स से कर सकते हैं। क्योंकि कंप्लीट पढ़ाने वाला हूँ, एक बार कराऊंगा लेकिन अच्छे से कराऊंगा ताकि सभी बच्चों को प्रॉब्लम ना आए। अब अल्टरनेट वापस आते हैं, व्हाट इज़ द अल्टरनेट एंगल। अब ये थ्योरी याद रखना, कभी लागू होगी तभी लागू होगी जब ए बी इज़ पैरेलल टू सी डी। यदि ए बी पैरेलल सी डी की नहीं है, इसका मतलब अल्टरनेट एंगल का सवाल ही नहीं उठता है। ओके, ये कब होगी? जब अल्टरनेट एंगल दोनों आपस में जाए। अल्टरनेट एंगल कौन कौन से? एंगल 3 और एंगल 5। एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 5। एक पॉइंट लिखना, अल्टरनेट एंगल आर ऑलवेज इक्वल। उसके बाद लिखना, पहले लिखना अल्टरनेट एंगल आर ऑलवेज इक्वल। अल्टरनेट एंगल हमेशा पैरेलल लाइंस में इक्वल होते हैं और ऑलवेज इक्वल, हमेशा बराबर होंगे। एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 5, और कौन कौन सा अल्टरनेट एंगल? एक एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 8। एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 8, ये अल्टरनेट एंगल होंगे। डन। वैसे ये इंटरनल है जो अल्टरनेट एंगल है। एक्सटर्नल करने हैं तो ये वाला जो एंगल 4 किसके इक्वल होगा? देखो यहाँ से एंगल 4 होगा एंगल 6 के। ये इंटरनल हो गए। यदि एक्सटर्नल अल्टरनेट ढूंढने हैं आपको, इंटरनल अल्टरनेट एंगल, यदि आपको एक्सटर्नल भी ढूंढना है तो अभी आप आसानी से ढूंढ सकते हैं। एक्सटर्नल क्या होंगे? एक्सटर्नल ये भारी वाला 4 वाला,
और एक सिक्स्थ वाला अंदर नहीं बना रहा है ना, कौन कौन सा, एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 6, एक कौन सा एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल कौन सा होगा, यहाँ से देखो जेड कौन कौन सा बन रहा है, एंगल 5, नहीं, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 7, हाँ, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 7, ये क्या है, एक्सटर्नल अल्टरनेट एंगल है, बाहरी एक्सटर्नल अल्टरनेट, टेढ़ा लिख दिया, अल्टरनेट एंगल। ओके डन। अब पैरेलल लाइंस की एक और थ्योरी बची हुई है, वो कंप्लीट करा देता हूँ, उसके बाद आज की क्लास को स्टॉप करेंगे, या फिर हाँ लगभग यही सफिशिएंट है, क्योंकि बहुत सारी थ्योरी होगी, आपको रिवाइज भी करना जरूरी है, बहुत सारे पॉइंट्स मैंने कवर करवा दिए इसमें। अब एक और जो पॉइंट बच रहा है वो बच रहा है इंटरनल एंगल का सम 180 डिग्री, वो मैं आपको प्रूव करके बता देता हूँ, उसके बाद ख़त्म खेल। ठीक है, मेरे साथ साथ आप बोलते जाइएगा। एक लाइन में ड्रॉ करता हूँ, इस लाइन को नाम देता हूँ ए, इस लाइन को नाम बी, इस लाइन को नाम देता हूँ सी, इसको डी। यदि ऐसा कोई आप जो आपके कॉन्टेक्ट में जो आप पढ़ना चाहता है उसको आप बेच का नाम बता सकते हैं। ठीक है, इस कोचिंग का नाम है परमार कोचिंग क्लासेस, परमार कोचिंग क्लासेस, यू कैन जॉय। सब्सक्राइब करना ना भूलें, ओके, क्योंकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशंस चाहिए, तो सब्सक्राइब करना इट इज़ क्वाइट नेसेसरी, ओके, या फिर आपको इट इज़ ऑल अप टू यू। सो अपन तो काम की बात करते हैं। काम की बात क्या है कि ए बी और सी डी क्या होगा, सबसे पहले क्या करना है, दोनों को क्या प्रूव करना है, पहले ही बोल देता हूँ कि दोनों लाइन आपस में क्या है, पैरेलल है, यदि पैरेलल होगी तभी थ्योरी अप्लाई होगी, याद रखें। ए बी इज़ पैरेलल टू सी डी, एक लाइन आई जिसने इन दोनों को काट दिया, इस लाइन का नाम पहले भी कर चुके हैं, इट इज़ कॉल्ड पी एंड क्यू, इस लाइन को नाम दिया। अब एक एंगल में अज्यूम कर रहा हूँ 30 डिग्री, आपको मुझे जनरली सम बताना है, मतलब प्रूव करके ये बताना है कि जो ये वाला एंगल होगा, एंगल ये एक्स एंड एंगल वाई, इन दोनों का सम हमेशा क्या होगा, 180 डिग्री होगा, ये प्रूव करके बताना है। ओके चलो लेट्स सी। अब देखो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल हमेशा इक्वल होते हैं, क्या ये 30 है तो ये भी क्या होगा, ये भी 30 होगा, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल हमेशा इक्वल होते हैं, अभी आपको बताया 30, इसका मतलब यदि ये 30 डिग्री है तो ये भी कितना होगा, 30 डिग्री। अब आपको पता है कंप्लीट स्ट्रेट एंगल कितने डिग्री का होता है, कंप्लीट स्ट्रेट एंगल हमेशा होता है 180 डिग्री का, है ना, इसका मतलब 30 प्लस एक्स इज इक्वल टू कितना होगा, 180 डिग्री होगा। आराम से समझाऊंगा, घबराना नहीं। एक्स इज इक्वल टू 180 माइनस 30 डिग्री, यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई 150 डिग्री, मतलब जो x जो एंगल है ये कितना है, 150 डिग्री है। ओके सेम, अब मैंने आपको पीछे थ्योरी क्या पढ़ाई थी कि एंगल 30, ये वाला जो एंगल है हमेशा किसके कोरस्पॉन्डिंग एंगल y के इक्वल होगा, मतलब y इज इक्वल टू कितना है, y इज इक्वल टू 30 डिग्री। अब देखो दोनों का सम करके देखो, दोनों का सम जब मैंने किया x प्लस वाई, चेक करता हूँ, लेट्स चेक इट, x की वैल्यू कितनी है 150 डिग्री, मैंने बस एक एंगल बना था, देखो उससे आया है सब 150 डिग्री। थ्योरी आप कैसे लगानी सब मैं आपको जब क्वेश्चन करूँगा तो आपको पता चल जाएगा, बहुत आसान है। 150 डिग्री, इसका मतलब यहाँ पे जो एंगल कितने का बना है 180 डिग्री, ये तो मैं आपको प्रूव करके बताने वाला था। हैंस प्रूव कि जो इंटरनल एंगल्स होंगे, डेफिनेशन यहाँ पे लिखो, the sum of two internal angles of any parallel lines क्या होगी, is always equal to किसके इक्वल होगी बेटा भाइयों, सॉरी, द सम ऑफ टू इंटरनल एंगल्स ऑफ एनी पैरेलल लाइंस इज ऑलवेज इक्वल टू 180 डिग्री, मतलब ये जो दोनों इंटरनल एंगल बने इनका सम हमेशा कितना होगा, इनका सम हमेशा होगा 180 डिग्री। ये जो एंगल इंटरनल बने इनका सम कितना होगा, इनका सम होगा 180 डिग्री, ये हमेशा याद रखें। अब जितने भी आपको मैंने पॉइंट करवाए हैं आज की क्लासेस में, वो आपकी जिम्मेदारी है, आपको रिवाइज करना बहुत ज़रूरी है, वरना एग्ज़ाम में आप भूल जाओगे।
तो जो जो डेफिनेशन मैंने बताई है उनको समझे, एक एक बार रिवाइज करके देख लें। नहीं आ रहा है तो उसके बावजूद भी आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बाकी एक एक बार लिख के जरूर देखना सभी थ्योरीज को। आप क्या करोगे, जब आपने ये क्लासेस पूरी कंप्लीट की थरोली, वैसे मैं तेज़ पढ़ा रहा हूँ, इसको 2x या 3x या 1.5x के एक्स पे देखने की ज़रूरत नहीं है। आराम आराम से देखना, पूरा एक एक बार में पूरा वीडियो ख़त्म करना, ताकि आपको दोबारा देखने की आवश्यकता ना पड़े। ओके, यहाँ किसी प्रकार से कोई हब नहीं बनाना है या कोई पैसे नहीं कमाना है ना। यू टू स्टडी थरोली। आपका विश्वास होना चाहिए कि हाँ, मैं एग्ज़ाम में जब बैठूंगा तो सारे क्वेश्चन थरोली कर पाऊंगा, चाहे साइड वाला करे या बगल वाला हो, उससे हो या हो, ये टोटली डिपेंड करता है कंडीशन पे। आपको पढ़ के जाना है, बस आपकी जॉब आपको कंप्लीट करनी है। मैं एक बार बता देता हूँ कि ये जो बैच में करवाने वाला हूँ, ये मेंस मतलब मार्च से अभी से स्टार्ट किया है मैंने। इस बैच को मैं कंप्लीट पढ़ाऊँगा। इसमें मैथमेटिक्स में कवर करवाऊँगा जो लोग नए हैं, ठीक है, मैथमेटिक्स। उसके बाद करेंट अफेयर में इसमें कवर करवा दूँगा। ये दोनों गारंटी लेता हूँ कि अब देखो, कल मैंने वैसे ओवरव्यू आपको दे दिया था इस बैच का कि मार्च, अप्रैल, मई और जून और जुलाई, बस ये 4 महीने यहाँ तक सिलेबस कैसे भी कंप्लीट करना है। क्योंकि जुलाई में जो एसएससी ने कैलेंडर अभी भेजा है, तो उसका जो नोटिफिकेशन है वो जुलाई में आने वाला है। यदि जुलाई में आने वाला है तो 1 महीना लगभग जून तो हमको प्रैक्टिस करनी है। और आपके पास अदर सब्जेक्ट भी है लाइक जीएस, रीजनिंग, इंग्लिश, तो अब उन पर भी मेहनत करनी है। तो कैसे भी करके आप बस थरोली इसकी एक एक बार क्लास लेते रहें, एक एक बार, दो दो बार, जितनी आपके पास लगे, ताकि आपके डाउट्स क्लियर हो। हाँ, एक बार पहले बोल देता हूँ, यदि आपका डाउट्स एक बार देखने में क्लास को हो गया है तो फिर आप वापस से 1 या 1.5 घंटा उस क्लास में नहीं लगाएंगे, ठीक है। आप एक ही बार उस क्लास को देखो, काफ़ी। यदि आप सीख गए तो सफिशिएंट। आपका मोटिव क्या है? मोटिव ये तो ये सीखना है, तो आप सीखते रहें। बाकी आप टेंशन वेंशन ना करें ऐसी कि इधर से पढ़ रहे हैं उधर से पढ़ रहे हैं, ठीक है। बस आपको ज्ञान से मतलब होना चाहिए, कहीं से मिल रहा हो। मेरे को पता है कि कई सारी प्रॉब्लम हुई है फर्स्ट क्लासेस में, तो धीरे धीरे आने वाली क्लासेस में उनको इम्प्रूव करूँगा। क्योंकि जनरली देखिए, मेरे पास एक टीम नहीं है, मैं एक अकेला बंदा हूँ। आई डोंट हैव ए टीम, आई डोंट हैव ए एजुकेशन हब बहुत बड़ा। तो धीरे धीरे स्टार्ट कर रहा हूँ। हाँ, बस एक चीज़ है, मेरे पास नॉलेज है और आप लोगों का साथ। मैं आपको कंप्लीट करवाऊँगा, आप मुझ पर भरोसा कर सकते हैं, है ना। डेली एक एक दो दो क्लास, और जब लगेगा मुझे कि लास्ट टाइम पे भैया सिलेबस छूट रहा है, तो मैं 2-2 क्लासेस एक्स्ट्रा कर दूंगा, या फिर क्लासेस की टाइमिंग थोड़ी बढ़ा दूंगा, जिससे आपको कन्वीनियंट हो। और स्क्रीन प्रॉब्लम में किसी भी प्रकार में कोई प्रॉब्लम आए तो आप तुरंत कमेंट सेक्शन में मुझे करके बता देना, ताकि मुझे पता चल जाए। ऐसा ना हो कि 2 घंटे पढ़े और सिर बहुत दुखने लग गया इस स्क्रीन के कारण। तो आप मुझे बता दिए रेड पेन यूज़ करना है नहीं कहीं। वैसे तो मैंने सोच समझ के इसको किया है और मेरे को डिसेंट लग रहा है, क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूँ 2-2.5 घंटे, तो स्क्रीन को कंटिन्यूसली देख के ही पढ़ा रहा हूँ। तो ऐसा तो मुझे लग नहीं रहा है, पर फिर भी यदि आप डेली स्टडी करते हैं, क्योंकि 8-8 9 क्लास आपको लेनी पड़ेगी, 8-8 घंटे पढ़ोगे तो फिर थोड़ा बहुत हो सकता है। तो ये भी आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। बाकी क्लास कैसे लगी ये आपको हर क्लासेस के कमेंट सेक्शन में बताना है, वेदर इट इज़ गुड और नॉट। और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ओके, दिस आर द पॉइंट्स दैट आई वांट टू शेयर विथ यू, और जो मैं आपके साथ जो आपको बताना चाह रहा था। बाकी अगली अब जो बेसिक्स हो गए वो कंप्लीट है। अब जो ज्योमेट्री की सेकंड क्लासेस होगी उसमें स्टार्ट करेंगे, तो समझेंगे कि ट्रेंगल से स्टार्ट करेंगे। ट्रेंगल के जितने भी टाइप होते हैं, सेंट्रोइड वगैरह, सब कल या 2 क्लास में ख़त्म कर लेंगे, क्योंकि इतना टाइम नहीं है कि बहुत ज़्यादा पढ़ा जाए। एंगल बाइसेक्टर, सेंट्रोइड, जो भी पार्ट्स होते हैं सभी के, कि 180 डिग्री होता है, क्यों होता है, सब प्रूव कर करके बताऊँगा, कोसाइन फार्मूला वगैरह सब। Okay, thank you so much for giving your time, precious time to this class. And if you like this class, then please share it to your friends, जिसको आप जानते हैं। और अभी एक बार वो बोल देता हूँ मैं कि यदि आपको कुछ लगा हो या फिर आप ऐसा कुछ मैंने बोल दिया हो, तो उसके लिए आई एम सॉरी फॉर दैट। बाकी इस क्लास को सब्सक्राइब करके रखें और इस क्लास में बने रहें। दैट्स इट, थैंक यू सो मच, बाय, टाटा।